नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मेरे साथ उत्तर प्रदेश पर चर्चा और सब कुछ फिलहाल ऐसा लगता है 2019 के सियासी मोड़ में अगर निर्भर करेगा राजनीतिक हिसाब किताब से देखें तो उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि पहला विपक्ष का स्पष्ट बड़ा गठबंधन जैसा कि उम्मीद की जा रही थी वहीं से निकल कर आया है अखिलेश यादव और मायावती के बीच। एक समय था जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानता है असंभव समझा जाता था कि कभी मुलायम सिंह यादव और मायावती वापस एक साथ आ सकते हैं। एक बार वो वापस एक साथ आए थे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। अब ये स्थिति बदली है। इसमें एक श्रेय अखिलेश यादव को खास तौर पर जाता है क्योंकि उन्होंने लगातार कोशिश की कि ये गठबंधन हो, लेकिन ये गठबंधन की तस्वीर भी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि अगर आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर तौल के देखेंगे तो कांग्रेस इससे बाहर है। तो कांग्रेस की क्या स्पेस बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की यहां से क्या रणनीति होगी, कितना रिफ्लेक्शन स्टेट की सरकार पर होगा, कितना रिफ्लेक्शन सेंटर की गवर्नमेंट पर होगा, ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं। मैं हमेशा की तरह अपने 5 पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। मेरा पहला पॉइंट है कि क्या मायावती और अखिलेश का गठबंधन बीजेपी के किले को फतेह कर सकता है। अगर आप सिफोलॉजिकल अरिथमेटिक से जाएंगे यानी कि सीटें, प्रतिशत, इलाके, उस हिसाब से यह वाकई बीजेपी के किले को फतेह कर सकता है, लेकिन राजनीति में सब कुछ गणित नहीं होता, यह आप भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट, 2014 लोकसभा में बीजेपी को मोदी लहर का लाभ मिला था। क्या इस बार ऐसा होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2014 में मैं अलग अलग हिस्सों में देश की यात्रा कर रहा था तो गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए मैं वापस उत्तर प्रदेश पहुंचा था। वापस उस समय मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी फैजाबाद से, अयोध्या से, और उसके बाद बनारस और इलाहाबाद और पूर्वी उत्तर प्रदेश आया था। उस वक्त बिल्कुल स्पष्ट था, एकदम साफ था कि ये चुनाव एक जबरदस्त नरेंद्र मोदी लहर है और ठीक वैसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की। क्या ये अब बदल चुका है? मेरा तीसरा पॉइंट है, लोकसभा चुनाव में पड़ने वाले वोट यूपी में मोदी सरकार का आकलन होंगे या योगी सरकार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान होता है कहना, लेकिन एक दूसरे का रिफ्लेक्शन जरूर नजर आता है चुनाव में। चौथा पॉइंट, मायावती और अखिलेश का यह गठबंधन जमीन पर कितना कारगर होगा। सीटें मैटर करेंगी, कैंडिडेट मैटर करेंगे, रीजन्स मैटर करेंगी, क्योंकि ये दोनों विपक्षी हैं। दोनों के बड़े नेताओं ने मिलकर इतना बड़ा गठबंधन किया है, उसको ट्रांसलेट होना पड़ेगा, जमीन पर आना पड़ेगा कार्यकर्ताओं के लिए दोनों पार्टियों के, और साथ में वो गढ़ जहां पर मान लीजिए यादवों का गढ़ है, जहां पर मान लीजिए दलितों का गढ़ है, उनको एकजुट होकर देखना पड़ेगा कि कैसे ये प्ले आउट होता है गठबंधन। और पांचवा, गठबंधन से बाहर होने पर कांग्रेस की क्या राजनीतिक हैसियत बन सकती है। देखिए, 2009 में कांग्रेस ने 20 सीटें पार की थी, लेकिन क्या वो रिपीट हो सकता है? क्या वाकई कांग्रेस अलग हटकर बेहतर कर सकती है? मेरा यह मानना था जब कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था, कांग्रेस बेहतर करती और अखिलेश यादव भी बेहतर करते, अलग अलग अगर वो चुनाव लड़ते। लेकिन तब की बात और अब की बात अलग है। तो बड़े पेचीदा पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत कुछ देश की राजनीति का इस पर निर्भर करेगा। मेरे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री साहब हैं, बरसों से देख रहे हैं किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। मेरे साथ राजकुमार भाटी साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहम्मद खान है, ये नौजवान चेहरा है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट है, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वहां पर। सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। जल्दी से एक कमेंट विनोद अग्निहोत्री आपसे, और उसके बाद मैं सीधे जाऊंगा बीएसपी के पास, क्योंकि भदौरिया साहब ने भी लंबे अरसे से वहां की राजनीति देखी है। क्या होगा आपके हिसाब से? बड़ा दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस को इस बड़े गठबंधन से बाहर रख दिया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालत जो है विज्ञान, कांग्रेस इस गठबंधन में रहती या न रहती कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं था। थोड़ा बहुत एड ऑन हो सकता था, लेकिन सिंबॉलिज्म भी तो होता है ना राजनीति में। उसका नुकसान भी हो सकता था। ठीक है, वो उसकी व्याख्या हम करेंगे जब कांग्रेस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन
पूरे तौर पर अगर आप देखिए एक परसेप्शन जो बन गया है कि सपा बसपा के एक साथ आने से भाजपा के लिए खतरे की घंटी उत्तर प्रदेश में बज गई है। अब भाजपा अपने लॉस को कितना रिकवर कर पाएगी, कितना बचा पाएगी, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि 73 सीटें एलाइज को मिला करके कम नहीं होती हैं। वो 73 रिटेन करना मतलब मैं तो जबरदस्त, जैसे मैंने खुद ही कहा, अगर अलग अलग भी लड़ते खुद यात्रा कर रहे थे, देखा था कि अगर अलग अलग भी लड़ते हैं सब मिलकर के, तो भी 73 रिटेन करना आसान नहीं होता, अलग अलग लड़ने पर भी। अब तो ये मिल के आ गए सामने, तो मिलने के बाद कितना जो है रिटेन कर पाएगी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। और इसीलिए आप देखिए ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं, और सवर्ण आरक्षण का फैसला हो, कैबिनेट में तमाम रियायतें देने का फैसला हो, सारा परसेप्शन बदलने का। और जहां तक एक बात है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अगर सिर्फ आंकड़ों पर देंगे तो 2014 में भी दोनों के वोट मिला दीजिए तो भाजपा के बराबर हो जाते थे। और 2017 में 5% ज्यादा थे। तो इसलिए मैंने जानबूझ के कह दिया, अरिथमेटिक सब कुछ नहीं होती राजनीति में, लेकिन अरिथमेटिक केमिस्ट्री भी होती है, सियासत और में केमिस्ट्री परसेप्शन पर तय होती है। केमिस्ट्री और अजीत सिंह भी इसमें मिल गए हैं। हाँ। तो अजीत सिंह का मिलना भी 2014 में अलग थे, 2017 में भी अलग थे। अजीत सिंह को आज भले ही हम अकेले बड़े फोर्स न माने, लेकिन जब वो प्लस होते हैं तो निश्चित रूप से वो बढ़त होगी। सुदीन भदौरिया साहब, अखिलेश यादव और मायावती जी का गठबंधन, कितनी बड़ी मजबूरी थी इस बार मायावती जी के सामने कि अगर ये गठबंधन नहीं होता तो उनके खुद के पॉलिटिकल सर्वाइवल पर सवालिया निशान लग जाता। देखिए, सवालिया निशान एक पार्टी पर और सवालिया निशान देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर, धर्मनिरपेक्षता पर, तो ये जो 3 बाद के सवाल हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसीलिए बहन मायावती जी ने करीब 6-7 महीने पहले जो पहल की, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे गोरखपुर, फूलपुर, और ये कोई साधारण क्षेत्र नहीं थे, एक जगह से मुख्यमंत्री आते थे, और जो पिछले 8 बार लोकसभा का चुनाव वहां हुआ वो जीत चुके थे। और फिर फूलपुर जहां से उप मुख्यमंत्री मौर्य जी हैं, और उसके बाद कैराना और नूरपुर की जो यात्रा हुई, उससे देश की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। उसके पहले लोग मानते थे कि अभेद है मोदी जी, और इतनी बदली कि उनका उत्तर प्रदेश में ही सफाया नहीं हुआ, बल्कि देश के 6 राज्यों में जो चुनाव हारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम, अब उल्टी गिनती मोदी जी की शुरू हो चुकी है। पर मैं उत्तर प्रदेश तक सीमित करना चाहूंगा अपनी इस बात को, और संक्षेप में खत्म करूंगा कि पिछले 20 साल के आप परिणाम देख लें चुनाव के, लोकसभा के, विधानसभा के, तो हम लोगों को 20 से 30% वोट मिलता रहा, अलग अलग, समाजवादी पार्टी को भी और बीएसपी को। अब जब ये दोनों ताकतें मिल जाती हैं, तो अगर हम इसका मीन भी निकाल लिया जाए तो 25% 50% दोनों मिलकर हैं। और अजीत सिंह जी, जैसा आप कह रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं और दावे के साथ कहना चाहता हूं आपके शो पर, और मैं मई में फिर आपसे मिलूंगा, वहां पर आंधी चलेगी, इस आंधी में सब लोग पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। ठीक है, वहां पर आंधी चलेगी, इस आंधी में लोग पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी आप लोगों के लिए भी ये इतनी ही बड़ी मजबूरी थी। हालांकि मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूं कि अखिलेश यादव ने इसमें खास मेहनत की टू स्टिच अप दिस अलायंस, क्योंकि ये मुश्किल था, और अखिलेश यादव निरंतर एक संपर्क बनाकर उन्होंने रखा कि मायावती जी के साथ एक गठबंधन की तस्वीर तय हो। देखिए, मजबूरी तो ना उन्होंने बताई, ना मैं कहूँगा मजबूरी कुछ नहीं थी। देश बचाने के लिए राजनीतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केवल झूठ, पाखंड और अफवाहों पर आधारित है। कोई भी धरातल पर काम भारतीय जनता पार्टी और आप देश बचाने के लिए निर्णय ले रहे हैं। देश बचाने के लिए तो गांव का आदमी जो झोपड़ी में बैठा उसे भी निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, देश बचाने का ठेका कुछ लोगों ने थोड़ी ले रखा है। देश के हम नागरिक हैं, हमें देश की चिंता है, हम देश के लिए हमने खून दिया है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देश बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये लोग तो तब अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, जब देश बचाने की लड़ाई। अब इतिहास में नहीं है, वो सब इतिहास की डिबेट होगी ना, टोक दिया मैंने इसलिए कहा। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो हम गठबंधन ना भी करते तो भी हारना था, इसलिए हारना था कि धरातल पर कोई काम नहीं है, कोई ठोस काम नहीं है। जो इन्होंने चुनावी वादे किए थे 2014 में, आज उनका जिक्र करने में भी डरते हैं, अपनी रैलियों में जिक्र नहीं करते हैं जो बातें उस समय कही थी। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का जो एक इवेंट मैनेजमेंट उनका है, और जो उनका कुछ समर्थक मीडिया, एक कोना है मीडिया का, उन्होंने ऐसा हवा बना रखा था कि कोई हरा नहीं सकता, ये देवदूत हैं, देवलोक से उतरे हैं और चाणक्य हैं। तो इस हवा को तोड़ने
तोड़ने का काम इस गठबंधन ने किया है। ये कहना चाहता हूं अभेद्य कि नहीं है, खाता खोलने के लिए इनविंसिबल नहीं है बीजेपी। खाता खोलने के लिए तरस जाएगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। चलिए वो सब आपका दावा है, खाता खोलने के लिए तरस जाएगी, मैं उसमें नहीं आऊंगा। कांग्रेस कैसा लगता है आपको? मतलब आप ही को बाहर कर दिया गया, आपको कंसीडर नहीं किया गया। आप के नेता राहुल गांधी वो राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर रखे जा रहे हैं पार्टी से, और आपको उत्तर प्रदेश जो इतना निर्णायक होने वाला है उसमें आपको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो भी लोगों ने फैसला लिया हम बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। ये पहले भी हमारे भाई बहन थे, अभी भी रहेंगे। चॉइस नहीं है ना, आप नहीं, आदर सम्मान नहीं करेंगे, आप बीजेपी का आदर सम्मान नहीं कर सकते। अगर आप अभिज्ञान जी चॉइस की बात कर रहे हैं तो मैं वही बोलूंगा जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बोला था जी, जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन लोगों ने ऐलान किया था कि देखिए कोalition में, गठबंधन में कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती, देयर कैन बी नो कंपल्शन इन कोalition पॉलिटिक्स। और अगर उन लोगों ने फैसला लिया है कि वो आपस में गठबंधन करें और हमारे साथ ना करें, कोई बात नहीं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एक विकल्प पेश करेंगे जनता के सामने। मैं एक और बात कहूंगा, अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 दिन पहले और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से यही सवाल पूछा गया और उन्होंने बड़े खूबसूरती से जवाब दिया इसका कि हमारा जो इतिहास है उत्तर प्रदेश में, हमारी जो विरासत है और हमारे प्रति जो प्रेम है लोगों के दिल में, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। 1989 से आप प्लेयर भी नहीं रहे उत्तर प्रदेश में। अभिषेक मनु सिंघवी साहब, वही लाइन बोलूंगा जो आपने मुझसे बोली। आपने बिल्कुल सही बोली शुरुआत में कि एक, राजनीति गणित नहीं है, और 2009 में जब सेम परिस्थितियां थी, ये लोग तब भी बहुत महत्वपूर्ण दल थे, उसके बावजूद कांग्रेस 21 सीटें लाई अपने मैसेज की ताकत पे। और सर मैं और विनोद अग्निहोत्री बरसों से उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। आप लोगों ने, आप एक मिनट, आपका एक टर्न अराउंड टाइम आया जी, वो था 2009। 2009 में आपने जो सफलता हासिल की उस तक को आप रोक नहीं पाए, उस तक को आप होल्ड नहीं कर पाए, उस तक से आप लाभ नहीं ले पाए, जबकि आपकी सरकार दिल्ली में 2014 में गई है। तो मेरा पॉइंट है, आपके पास वहां चेहरा नहीं है, आपके पास वहां लीडरशिप की प्रॉब्लम है, आपका वर्कर वहां एक्साइटेड नहीं है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये वहां के हर गली कस्बे तक पहुंची हुई पार्टी है। कांग्रेस की सीरियस प्रॉब्लम्स है। हाँ बोलिए सर। आपका सवाल बिल्कुल जायज है अभिज्ञान जी, मगर मैं 2 बातें बोलूंगा। एक तो मुझे आपकी दूसरी लाइन भी बड़ी अच्छी लगी, वर्तमान की बात करते हैं, इतिहास की नहीं। तो आज की तारीख पे मैं यही कहूंगा, हमारे सामने 3 चुनावों की मिसालें हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। उसमें भी हमने कोई सीएम चेहरा नहीं अनाउंस किया था, हम साथ लड़े थे। बार बार ये लोग बोलते गए नहीं नहीं आप किसी का घोषणा कर दीजिए, कौन है हमारे नेता, ऐसे ऐसे। वहां पे जो इंडिविजुअल लीडर्स थे अपने एरियाज में, जो ताकतवर थे, उन्होंने कैंपेन को लीड किया और उनके नेतृत्व में हम चुनाव जीते। कितनी चिंता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपको अखिलेश यादव और मायावती के साथ आने से? कितनी चिंता है? इन दोनों जनों के साथ आने से मुझे एक कहावत याद आती है कि जब बाढ़ आती है तो सांप और नेवला एक डाल पर बैठ जाते हैं, और जब बाढ़ उतर जाती है तो फिर अपनी अपनी फितरत पर आ जाते हैं। आपका पर्सनल कमेंट है, मैं टिप्पणी कर दूं इसके ऊपर? ये आपका पर्सनल कमेंट है, इसको ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि नहीं, भारतीय राजनीति में मेरा अपना बहुत स्पष्ट मानना है कि जिस तरह का स्तर गिरा है भाषाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अहमियत से समझना चाहिए। तो आपने जो कहावत बताई है ये आपका पर्सनल कमेंट है, उसको उसी तरह से मैं रखूंगा इस प्रोग्राम में। हाँ सर। हाँ, मेरा इतना ही निवेदन है जी, गठबंधनों का इतिहास अगर हम देखें और उस गठबंधन, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्यों में हो, 5 साल पूरे नहीं कर पाए गठबंधन की सरकारें। और ये देश का चुनाव है, किसी एक राज्य का चुनाव नहीं है जो गठबंधन कारगर हो जाएगा। और आज देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिशा में जा रहा है, सामान्य जनता को हो सकता है कहीं कहीं भाजपा के साथ मतभेद हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ मतभेद नहीं है। इसलिए इन सारी परिस्थितियों के बावजूद नरेंद्र मोदी जी की, आपने कहा हो सकता है भाजपा के साथ मतभेद हो, ये हो सकता वाला मतभेद क्या योगी आदित्यनाथ के साथ है? नरेंद्र मोदी के साथ नहीं। मैंने अपने पॉइंट्स में ये रखा है, रिफ्लेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का, रिफ्लेक्शन स्टेट गवर्नमेंट का। क्या ये योगी आदित्यनाथ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या आप नाम लेकर कह सकते हैं? मैं तो कह सकता हूं, किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल परसेप्शन जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं आम जनता का। जी, पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना परसेप्शन देती है। सुश्री मायावती जी ने जो ये बनाए थे अंबेडकर पार्क वगैरह, मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा में मौजूद था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री नगर विकास मंत्री श्रीमान आजम खान जी ने
ये कहा था कि ये मानसिक अय्यासी है मायावती जी की। जो लोग इतनी कड़वाहट की सीमा तक गए हों, वो अगर आज किसी वजह से साथ आ रहे हैं तो कोई मजबूरी है, सैद्धांतिक सहमति है, इस आधार पर नहीं आ रहे हैं। ठीक। कार्य पद्धति पर सहमति इस आधार पर नहीं आ रहे। इसलिए मेरा जो पहला वाक्य था वो इस परसेप्शन से था, इस विषय पर। ठीक है, सुधीर भदौरिया साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? ये जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस प्रकार की तुलना करती है, कभी हमको सांप छछूंदर कहती है, कभी हमें नेवला सांप कहती है, ये जो इनकी मनुवादी मानसिकता है, इसी से नाराज होके फूलपुर में इन्होंने हमको कहा था, जानवरों से तुलना की थी कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में एक संदेश गया कि ये दलितों की, पिछड़ों की पार्टियों को बहुत ही हीन भावना से देखते हैं और इसीलिए इनके खिलाफ आज वातावरण है। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद कड़वाहट के पॉइंट पर आएंगे। देखिए, भारतीय राजनीति की एक और बड़ी खास बात है, और बरसों से मैं बार बार विनोद जी का जिक्र करूंगा, हमने देखा है बड़े सारे निर्णय ईगो के झगड़ों पे हो जाते हैं, बड़े सारे टकराव ईगो पर होते हैं, बड़े सारे टकराव के पीछे कोई राजनीतिक समझ कभी कभी नहीं नजर आती, जबकि वो फैसले बहुत बड़े बड़े नेता लेते हैं। तो क्या ये कड़वाहट को, मैंने एक पॉइंट रखा था ना, वर्कर, कार्यकर्ता एसपी और बीएसपी का जमीन पर, क्या ये अतीत की कड़वाहट को भूल जाएगा? हम इस पॉइंट पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अतीत के जो बयान होते हैं कभी कभी वो वर्तमान पर वाकई छाए रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बयान अलग हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ बात करें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के। दोनों बड़े नेता मिले हैं, लेकिन वर्कर की जो कड़वाहट है, जो टकराव है, क्या वो बदल पाएगा? क्या वो सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हो जाएंगे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इस गठबंधन को लेकर? विनोद जी, देखिए, उसका सबसे जमीन की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, मैं जमीन से, हाँ, कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। जमीन से ही शुरू करता हूं जी। कि देखिए, 1993 में गठबंधन हुआ था और अब 2018 में हुआ, 19 में 25 साल में पूरी पीढ़ी बदल गई। ठीक है, नेताओं की भी और कार्यकर्ताओं की भी। लेकिन कड़वाहट तो कुछ साल पुरानी है ना? नहीं, कड़वाहट तो 25 साल से लगातार चली है, गेस्ट हाउस कांड के बाद से, 2 जून से। सही बात है। हाँ। पूरी पीढ़ी बदल गई। और सबसे बड़ा नमूना यह है उसकी एकता का कि राजकुमार भाटी और सुनील भदौरिया एक ही स्वर में बोल रहे हैं। इसके पहले आप सुनील भदौरिया के बयान सुनते और राजकुमार भाटी के सुनते तो आपको बिल्कुल पोल सपाट मिलता। दूसरी बात यह है, दूसरा उदाहरण, अपनी लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, देखिए मैं फिर फर्क डालने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा उदाहरण बिहार है। बिहार में यही सवाल नीतीश और लालू के वोटर के साथ होता था, क्योंकि वोटर, इनका मतदाता जो है, क्या हुआ, नहीं, अंत में दोनों अलग हुए ना। वोट तो पड़ा ना एक साथ, वोट पड़ा ना एक साथ, और सफाया हुआ बीजेपी का। ठीक है, क्या हुआ कि इनका जो समर्थक वर्ग है वो पावर के बाहर है, आउट ऑफ पावर है। हाफ पावर इज बेटर देन नो पावर। उसे सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए ये एकता बनेगी, इसीलिए और उसी दबाव में नेताओं की सत्ता के लिए एकता बनेगी। भाटी साहब, कड़वाहट भूल जाएंगे आपके वर्कर? नहीं, वो उस पर भी आऊंगा, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने जो बयान दिया उस पर आपने कहा कि आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। ये इनकी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। मेरे कार्यक्रम का एक स्तर में रखता हूं। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये इनकी पार्टी लाइन है। इनके प्रधानमंत्री यही भाषा बोलते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही भाषा बोलते हैं। जमीन का कार्य करता हूं, विनोद जी जानते हैं मेरे बारे में। मैं अभी भी गांव में मीटिंग करके आया हूं। हमारी पार्टी का एक अभियान चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, इतना जोश है, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता। वो कड़वाहट भूल चुके, मायावती और मुलायम सिंह यादव की कड़वाहट भूल चुके। कोई कड़वाहट थी नहीं, है ही नहीं कार्यकर्ताओं के बीच में। एक की मिठास में जिस कड़वाहट को भारतीय जनता पार्टी उभारना चाह रही है, बहन जी ने भी कह दिया, जिस समय वो घटना हुई थी अखिलेश राजनीति में भी नहीं थे। अखिलेश जी ने भी कह दिया मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जब दोनों नेता भूल चुके हैं, पार्टी भूल चुकी है, पार्टी के कार्यकर्ता भूल चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस कड़वाहट को बनाए सुनील भदौरिया जी, बहुत जल्दी से सर, वो कड़वाहट, आप तो इतने पुराने व्यक्ति हैं, सबकी आपने राजनीति देखी है, मुलायम सिंह से लेकर कांशीराम से लेकर मायावती तक की, क्या ये कड़वाहट भुला दी गई है? कड़वाहट तो ऐसा है, राजनीति में कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, कभी कड़वाहट के कभी दिन, कभी मिठास के दिन। पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश नदियों का प्रांत है, बहुत सारा पानी बह गया है पुल के नीचे, अब एक नया ताजा फ्रेश पानी आया है। और ये जो ताजगी है इस समय मिलन की, मैं ये बोल रहा हूं कि इतना उत्साह, बहन मायावती जी का अभी 15 को जन्मदिन था,
दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 20,000 हर जिले में इतने उत्साह से मनाया और प्रेम से मनाया, और समाज ने भी इसके साथ मनाया। उससे पता चलता कि हमारा ये केवल मिलन ऊपर नहीं है, हमारा दिलों का, कार्यकर्ताओं का, समाज का मिलन हो गया है। ठीक है, दिलों का, कार्यकर्ताओं का, ये बात आपके हम सेव करके रखेंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा राजनीति में पता नहीं चलता। मेरी बड़ी पुरानी घिसी पिटी लाइन है। हाँ, कांग्रेस को जल्दी से कहना चाह रही है। हाँ? जिनकी सीटें टिकट कटेंगे उनके दिल पे क्या बीतेगी, क्योंकि 37 उत्तर पूछ रहे सुदीन जी, जिनके टिकट कटेंगे उनके दिल पे क्या बीतेगी, क्योंकि सीटें घटेंगी ना। सीटें घटेंगी, सही बात है, दोनों साइड से सीटें घटेंगी। कटेंगे पर हम बड़ी मंजिल प्राप्त करेंगे। हम दिल्ली की ओर ट्रेन चली है, लखनऊ में, दिल्ली में आके ठहरेगी और इस बार लाल किले पे एक दलित पिछड़ा झंडा फहराएगा। देखिए, अब आपने झंडा फहरवा दिया इस कार्यक्रम में, वो आपकी लाइन है, पता नहीं। हाँ, कांग्रेस देखिए वो कह रहे हैं, अब वो आपका झंडा नहीं फहराने के लिए कह रहे हैं लाल किले पर, वो मायावती का झंडा फहराने के लिए कह रहे हैं लाल किले पर। और केक की भी बात कर रहे हैं साहब, काश हमें भी बुला लेते उस पार्टी में, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। मगर अभिज्ञान जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा बिंदु है, हम इस बार डेटा एनालाइज कर रहे थे और देख रहे थे कि आपको पता है कई सीटों में 1/3 वोटर युवा वोटर होगा जो पहली बार वोट कर रहा होगा उत्तर प्रदेश में। उस युवा वोटर के एस्पिरेशंस क्या होंगे, वो क्या उम्मीदें रखेगा अपने कैंडिडेट से? क्या, मेरा सवाल ये है, क्या पुरानी राजनीति और पुरानी गणित के हिसाब से आप उस वोटर को अपील कर पाएंगे? मुझे पूरा फख्र है ये कहते हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि मेरे नेता राहुल जी जो है वो युवा वोटर के साथ रेजोनेट करते हैं। युवा वोटर्स की बात की है, थोड़े से युवा जो है वो यहाँ बैठे हैं। अगर आप लोग राजनीति फॉलो कर रहे हैं तो इनसे हम जानना चाहेंगे, कुछ सवाल लेना चाहेंगे इनसे। और बाकी देखिए, कुर्सी भी हिल रही मेरी और टेबल भी हिल रहा है फिलहाल मेरा। इतनी भूचाल आने वाला है मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मैं ले रहा हूं एक छोटा सा ब्रेक और युवा के सवाल लूंगा, देखते हैं कितनी राजनीति बदलते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात आपको बता दूं, ये हम भी खूब सुन चुके, 1995 से हम युवा वोटर की कहानियां सुन रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सब जातिगत निर्णय होते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, और खास तौर पर एसपी बीएसपी, इसका तो आधार ही जातिगत है। तो अब उसमें मुझे नहीं पता कि जिस नौजवान का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो कितना जाति से ऊपर उठ गया है और परिवर्तन लाने वाला, अगर ऐसा होता है तो मैं किताब पर काम कर रहा हूं, मैं तो बहुत खुश होऊंगा उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को देख के। फिलहाल देखते हैं दिल्ली के युवा क्या पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात हो रही इस बार मुकाबला में उत्तर प्रदेश की राजनीति। उत्तर प्रदेश की, जैसे मैंने कहा, बहुत मायने रखेगी ये 2019 में। देखते हैं, युवा का जिक्र किया कांग्रेस के युवा प्रवक्ता ने। सर, मेरा सवाल बीएसपी और सपा से है। सर, एक तरफ आप कहते हैं कि हम यूपी को आगे लेके जाएंगे, हम दिल्ली का मैदान फतेह कर देंगे, दूसरी तरफ आप जब बात करते हैं आप एक बात का नारा जरूर लगाते हैं कि दलित नेता दूसरी जात का नेता, दलित नेता दूसरी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आप इंडिया को डेवलप करने की बात तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आपकी हर बात में ये जातिवाद, कास्ट क्यों आ जाता है? कास्ट हमारी सोशल रियलिटी है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं, पर वो खत्म हमारी आपकी बनाई हुई नहीं है, ये हजारों वर्ष से रही है, इसमें समय लग रहा, खत्म होगी, पिघलेगी और एक नया भारत जरूर बनेगा। आप लोग ने अभी तक जितने भी गठबंधन किए हैं आगे कहीं ना कहीं जाके टूटे हैं, क्या गारंटी है कि ये गठबंधन आगे चलेगा आपका? देखिए, आज हमें ये रियलिटी स्वीकार करनी चाहिए कि देश की राजनीति में गठबंधनों का दौर है, और ये कोई गलत बात भी नहीं है। ये देश इतना विशाल देश है, इसमें 1989 से है। हाँ, उससे भी पहले 67 में बन गए थे पहली बार गठबंधन। सही बात, 1967 से प्रयोग हो रहा है। इस देश को कोई एक पार्टी पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। इससे ना हमें निराश होने की जरूरत है, न इससे हताश होने की जरूरत है, न ये कोई अभिशाप है। शिवानी कह रही है, हमारी निर्देशिका बड़ी अच्छी लाइन, उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस को तो क्लैरिटी है, जनता को कंफ्यूजन रहे। जनता का कंफ्यूजन ही मैं दूर कर रहा हूं कि ये हमारी वास्तविकता है। ये जैसे अभी भदौरिया ने जो कहा कि जाति इस देश की वास्तविकता है। हाँ। हम चाहते हैं उस नौजवान की भावना की कदर करता हूं मैं, आज टूट जाए हम तैयार हैं। और हमारी दोनों पार्टियां, बाबा साहब अंबेडकर जी भी और डॉक्टर लोहिया भी, उनका अभियान ये था जाति तोड़ो, जाति खत्म करो।
जाति हमने नहीं बनाई है, जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं उन्होंने बनाई है। जैसे हमने इतिहास में देखा सर कि क्या बोला था, शिवपाल यादव ने सपा को आगे लाया, लेकिन अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बुआ चाचा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। हाँ, गुड। हमारे लिए चाचा भी उतने ही महत्वपूर्ण नौजवान हैं। फॉलो कर रहे हैं आपकी पॉलिटिक्स को। हमारे लिए चाचा भी, चाचा से ज्यादा कैसे महत्वपूर्ण हो गए? नहीं। चाचा के साथ तो सार्वजनिक विरोध हुआ। हमने चाचा के सामने बुआ को ये नहीं कि ज्यादा महत्वपूर्ण माना, हमारे लिए चाचा भी महत्वपूर्ण है। चाचा ने खुद अलग लाइन ली है, हमने उन्हें अलग नहीं किया। मेरा सवाल महागठबंधन से ये है कि अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ उसमें बस यही सवाल था कि मोदी को हराना है या फिर बीजेपी को हराना है। सर मेन देश कहाँ है सर? इसमें यूपी का कोई जिक्र ही नहीं है, डेवलपमेंट का कोई जिक्र नहीं है, यूथ का कोई जिक्र गुड नहीं है। क्वेश्चन। यूपी कहाँ है? बेटा मैंने शुरुआत में ये बात कही थी, अगर मोदी जी ने जिन मुद्दों पर चुनाव जीत के आए थे, जनता ने उम्मीद के साथ जिन मुद्दों पर वोट दिया था, अगर वो पूरे किए होते तो चाहे लाख गठबंधन बन जाते, उन्हें कोई हराने वाला नहीं। भदौरिया साहब, आपका भी रिएक्शन विरोध हमारा मुद्दों के आधार पर है। बड़ा अच्छा सवाल इस नौजवान बच्ची ने पूछा है कि सब कुछ इसी तय हो रहा है, इसी एजेंडे पर कि मोदी को हराना है। मोदी जी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को हर वर्ष दिया करेंगे, 5 वर्षों में 10 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अगर 10 करोड़ नौकरियां मिली होती तो 50 करोड़ लोग पल रहे होते आज। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने नोटबंदी की, 2% जीडीपी गिरा, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी मार अगर पड़ी है तो बेरोजगार नौजवानों को और किसानों को पड़ी है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मतलब आप लोग मोदी के नेगेटिव एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आप लोग मतलब इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि मोदी ने सवर्ण आरक्षण दिया, मोदी की वजह से नए स्टार्टअप सारे जैसे ओला हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जिससे बहुत नौजवानों को नौकरी पहले से मिल रही है। तो मतलब ये सब देखते हुए कि नया टेक्नोलॉजी बाहर से इंडिया में आ रहा है, ये सब देखते हुए मैं मोदी को वोट क्यों ना दूं कि मैं जो जातिवाद पे इतना हो रहा है, ये सब हो रहा है, मैं उस पार्टी को जाके वोट दूं। ये केवल वही जुमलेबाजी है जिस जुमलेबाजी के तहत वो कहते हैं मैंने 12 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, मैंने गंगा की सफाई कर दी। ये केवल सामान्य जातियों को पता चलेगा साल 2 साल के बाद कि लॉलीपॉप था, ये कुछ नहीं मिलने वाला इसमें, केवल दिखावा है। देखिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है, मोदी जी क्यों नहीं? जो 2 आपने मिसालें दी, जो उदाहरण दिया आपने कंपनियों के, वो कंपनियां सेल्फ स्टार्टर है, उसका श्रेय मोदी जी या इस सरकार को बिल्कुल नहीं जाता। वो लोग जो थे वो खुद आए, उन्होंने खुद अपने पैसे इस्तेमाल करके ये स्थापित की कंपनियां। और तो और मैं आपको एक और बात बता दूं, वकील होने की हैसियत से, उसको रेगुलेट करने के कानून बाद में मोदी जी लाए कि कैसे उनसे टैक्स लिया जाए। तो इस पे उनकी शिकायतें ज्यादा है बनस्बत उनकी तारीफ की। हमेशा जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ ही गठबंधन बनता है। इंदिरा गांधी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक होता था, राजीव गांधी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक होता था, नरसिम्हा राव हराने के लिए पूरा विपक्ष एक होता था। तो जो मनमोहन सिंह के खिलाफ जो रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी सब एक साथ हुए थे, तो जो सत्ता में होता है गठबंधन उसी के खिलाफ बनता है। अब हम आखिरी हिस्से में पूरा समय देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को, उनसे बात कम हो पाई क्योंकि नौजवानों के सवाल इस गठबंधन पर ज्यादा थे। और बीजेपी की यहां से फिर क्या रणनीति होगी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जबरदस्त नरेंद्र मोदी लहर थी 2014 में, और उसके बाद जब असेंबली का समय आया तो फिर बीजेपी 325 सीटें लेकर आई। यहां से बीजेपी क्या करेगी, ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से मैं सुनना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में। तो कभी राम मंदिर का मुद्दा, कभी सरकार के यहां पर दिल्ली के कार्यकाल का मसला, वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार का आकलन, एक बड़ा गठबंधन तैयार हो चुका है। बीजेपी की रणनीति क्या होगी? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इतनी बड़ी सफलता, अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट, इससे ज्यादा पता नहीं क्या सफलता हो सकती है। आप वहां चरम पर पहुंच चुके हैं, इसको कैसे रोकेंगे? आपकी रणनीति क्या है? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास में जो एक योगदान दिया वो ऐतिहासिक योगदान है, और आदरणीय योगी जी ने भी जो उत्तर प्रदेश में काम किए हैं वो भी पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत ऐतिहासिक है। अभी 1.5 साल हुआ है उनको। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, दोनों सरकार के अच्छे कामों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी केवल बूथ के संगठन को इतना मजबूत करेगी कि इस गठबंधन के प्रत्येक आयाम का जवाब बूथ का कार्यकर्ता देगा। बूथ जीता तो चुनाव जीता, लोकसभा जीती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाया। इस संकल्प के साथ भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पर काम करेगा। विनोद, एक लास्ट
पॉइंट आपसे बहुत जल्दी से, क्या उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में ये भी फियर, भय हो सकता है कि मायावती एक समय की बीजेपी के साथ ही रही है? निश्चित रूप से मायावती एक समय नहीं, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मायावती एक समय नहीं 3 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी एक समय से, क्योंकि वो कभी रिश्ता टूटता ही गया, वो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन 3 बार वो रह चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल 3 बार रह चुकी हैं और मायावती जी अवसर का उपयोग करना बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अब ये इनको, भाटी जी को या इनकी पार्टी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 2019 के परिणाम कैसे होंगे, क्या होंगे, मायावती जी इसको अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रही हैं। और अवसर ये है कि दिल्ली की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। इसीलिए उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो जो देश का सर्वोच्च पद है उस पर उनकी नजर है। हमने अभी 2 बातें तय की हैं। प्रधानमंत्री जो होगा नरेंद्र मोदी जी के अलावा होगा और उत्तर प्रदेश से होगा। कि उत्तर प्रदेश में राजनीति से ना, उत्तर प्रदेश से सब कुछ होगा, तो मैं भी थोड़ा ज्यादा समय उत्तर प्रदेश को दूंगा। देखते हैं वहां से क्या क्या होता है और आपके लिए ये मुद्दे उठाता रहा हूं, आपके लिए ये कार्यक्रम करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बहुत करवटें होनी बाकी हैं। अभी तो सिर्फ गठबंधन नजर आ रहा है। मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। फिलहाल नमस्कार।